बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे शौहर इंग्लैंड में अपनी फैमिली समेत रहते थे, सो मैं भी निकाह के 6 माह के बाद रुखसत होकर यॉर्कशायर इंग्लैंड आ गई। मैं बुनियादी तौर पर एक घरेलू औरत थी मगर शौहर चाहते थे कि अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पर होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी कर लेती थी। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की थी और छोटी बेटी शायना 6 माह की हुई थी। इन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी मगर वो जाहिर न होने देती थी। अक्सर हानिया शिकायत करती कि दादो कमरे में किसी से बात करती है। मैं इसको चुप करवा देती कि फोन पर बात कर रही होंगी। वक्त गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। इन दोनों सास बेहद बीमार हो गई, हत्ता कि वो किसी से बात करना भी छोड़ गई। मैं सूरत हाल से काफी परेशान थी। डॉक्टर से इनको अस्पताल में दाखिल कर दिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ सास का भी ख्याल रखने लगी मगर वो ना बच सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। मरने से एक दिन पहले इन्होंने मुझे पास बुलाया और इशारे से करीब आने को कहा। मैंने इनके मुंह के करीब जाकर सुना तो बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहना। इनकी आवाज में न जाने क्या था कि मैं लर्ज कर रह गई। शोहर से जिक्र किया तो बोले अस्पताल से जाने का कहती होंगी। इनको अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन इनकी मौत से हमारा घर अफसुर्दा हो गया। एक माह इनको पाकिस्तान लाने और तदफीन वगैरह में लग गया। वापस घर पहुंची तो नौकरी की फिक्र हुई। शौहर से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए तो वो बोले अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में तुम होगी तो इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं भी सोच में पड़ गई। हानिया तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी मगर शायना भी छोटी थी, इसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, इसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल गई। तवील गैर हाजिरी के बाद काम का लोड था। आते आते शाम के 4 बज गए। भागम भाग फिर बड़ी बेटी को लेकर पड़ोसन के पास आई। देखा तो शायना सो रही थी। बहुत शुक्रिया अदा किया। पड़ोसन ने चाय पे रोक लिया। चाय की तलब भी थी, सो मैं बैठ गई। इसका नाम सारा था और वो भी मुस्लिम थी। इसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने बेबी केयर की, बेबी सिस्टर की तजवीज थी। वो कंपनी को जानती थी जहां से बेबी सिटर की खिदमत हासिल की जा सकती थी। अंधा क्या जाए 2 आंखें। मैंने फौरन राब्ता नंबर लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी जिसका नाम आलिया था। इसको बुलाने का कहा क्योंकि सारा भी जरूरत के वक्त इसको बुलाती थी। मैंने कंपनी को फोन किया और आलिया को भेजने का कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का वक्त दिया। मैंने बेचैनी से इसका इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वो एक सुलझी हुई लड़की थी, उम्र 22 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए नौकरी कर रही थी। आलिया का सारा बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था मुझे भी वो एक मुखलिस लड़की लगी और मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। जब इसे मालूम हुआ कि मैं इसे मुस्तकिल तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह उठकर सुबह 8 बजे आने का वादा कर लिया। अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। शायना इसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान इसे मिल रहा था। वो जल्दी दोस्त बन गई। मैं और मेरे शौहर बहुत मुतमईन हो गए और अपने काम पर चले गए। शायना खुश मिजाज बच्ची थी और वो 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। हानिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर बहुत उधम मचाती थी। देखते देखते 1 माह गुजर गया और आलिया ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को छोड़ देती और खुदा हाफिज कहकर निकल जाती। मैंने सोचा शायद इसकी माँ ठीक नहीं तो छुट्टी लेना चाह रही होगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन इसे चाय पर रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने खुद इससे पूछा कि सब खैरियत है। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा और इसे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में एक उलझन सी थी। वो बोली, ऊपर दाएं कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम हैरान सी हो गई। वहाँ मेरी सास रहती थी। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं, बस वहाँ बेबी चली जाती है और बातें करती है। इसने बताया। मैं सोच में पड़ गई। वो इजाजत लेकर चली गई। रात को शौहर से बात की तो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचती रहती हो। शायना अम्मी से बहुत करीब थी, इनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ऐसा ही था।
अम्मा इससे बहुत लाड करती थी। अगले दिन मैंने आलिया का समझा दिया, वो भी मुतमईन हो गई। इस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शौहर बहुत खुशगवार मूड में थे। इन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द घर आ जाएंगे। वक्त मुकर्रर पर आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। बच्चियां टीवी पर कार्टून देख रही थी। मैंने आलिया को सब औकात समझा दिए कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाना और खाना वो खा चुके हैं। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खा ले। इमरजेंसी के तौर पर वो मुझे या मेरे शौहर को फोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसकी जिंदगी को दांव पर लगाकर जा रही थी। हमारे जाने के बाद आलिया ने दरवाजा बंद कर दिया और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली। बाकी के वाकयात आलिया ने मुझे बताए, इसकी जुबानी सुनिए। मिस्टर और मिसेस अहमद के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई। इनका खेलने का मूड था, चुनाचे मैं इनके साथ रही। ठीक 8 बजे मैंने इनके से दूध का ग्लास देने के बाद सोने के लिए ऊपर इनके कमरे में मैं ले गई। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं जाने पहला कमरा मिसेस अहमद की साथ यानी हानिया की दादी अम्मा का था। दूसरा मास्टर बेडरूम था जो वालिदैन के इस्तेमाल में था। दूसरी जानिब बच्चियों का कमरा था। इन कमरों में अटैच बाथ भी थे। बच्चियों का कमरा खासा खुला था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे। इसके सामने बच्चियों के कपड़े की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों की रैक और एक छोटा सा खैमा लगा था। ये खेलने की जगह थी। बच्चियां खैमे में बहुत खुशी से खेलती थी। इसमें टॉर्च लाइट और कुछ खिलौने थे। नीचे एक नरम गद्दा बिछा हुआ था। बच्चियों के बिस्तर ठीक करने और इनको ब्रश करवाने के बाद इनके बिस्तर पर इनको लिटा दिया गया। हानिया का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानियां सुनना चाहती थी। मैंने कहानियों की किताब खिलौनों के रैक से निकाली जो हानिया की पसंदीदा थी और इसमें से कहानियां सुनाने लगी। इस दौरान मैं शाइना सो गई थी। हानिया को शबा खैर कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। मुझे कुछ भूख लग रही थी। मैंने फ्रिज में झांका तो पास्ता और एक पिज्जा मौजूद था। मैंने पिज्जा के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने के लिए ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी तो माँ को फोन मिलाया। इनसे बात करके काफी सुकून महसूस हुआ। इनसे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो वो बोली, अक्सर नई जगह पर ऐसा होता है। दिन में जहाँ कोई उलझन नहीं होती वहाँ रात में अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। तुम परेशान ना हो, 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ। वाकई मैं ख्वामखा घबरा रही थी। फोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अचानक ओवन की पीप हुई और मैं उछल पड़ी। ओहो, मुझे क्या हो गया है। मैंने खुद कलामी की और ओवन से पिज्जा निकालकर फ्रिज से एक सोडा कैन लेकर लाउंज में आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नजर दौड़ाई तो वो कहीं नजर न आया। मैंने सोफा, कुशन, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर इससे नहीं मिलना था ना मिला। थक कर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्जा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 नवाले खाए होंगे कि मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास आकर कान लगाए। इस वक्त दोबारा हंसी की आवाज सुनाई दी। ये दोनों भी सोई नहीं है, मैं दिल में कहती ऊपर आ गई। कमरे का दरवाजा खुला था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैं इसे बंद करके गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी शाइना अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन हानिया का बिस्तर खाली था। मैंने नजर घुमाई तो खेमे में रोशनी नजर आई, साथ ही बच्ची का साया भी था। मैं खेमे की तरफ गई और नीचे बैठकर इसे खोलने लगी। हानिया, साथ ही मैंने धीरे से कहा, आप ही, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज आई। मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो हानिया बेड के नीचे थी। इससे मेरा दिमाग चकरा कर रह गया और मैंने आगे बढ़कर खेमा खोल दिया। इसमें कोई ना था। टॉर्च जल रही थी। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई और मुझे कुछ ही देर में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शाइना को सोए हुए गोद में उठाया और हानिया का हाथ पकड़कर नीचे उतरती चली गई, मगर हानिया ने हाथ छुड़ाकर वापस ऊपर की तरफ जाना चाहा। मैंने इसे रुकने को कहा। शाइना को सोफे पर लेटाकर मैंने इसे बुलाया। मैं वापस जा रही हूँ सोने के लिए, इसने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुलाड़ा थी और मेरी फ्रेंड इमेजिनरी फ्रेंड। इसने कहा, तुम्हें सन्नाटे में रह गई, तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? मैंने परेशानी से पूछा। इसकी मम्मा आ गई थी। वो मुझे अच्छी नहीं लगती, डराती हैं, वो नॉर्मल अंदाज में बता रही थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था। खेमे में जरूर कोई था। कौन था? या वो मेरा वहम था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान हानिया ऊपर चली गई और मैं साकित बैठी छोटी को देखती रह गई। जो कुछ भी था इसका वास्ता ऊपर की मंजिल से था। मेरा वहम था या हकीकत? हानिया को नीचे लेकर आती हूँ जब तक इनके वालिदैन नहीं आ जाते। ये सोचकर मैं एक नजर सोई हुई शाइना पर डालकर ऊपर जाने लगी।
राहदारी रोशन थी। दाएं जानिब के कमरे का दरवाजा खुला था। ये वही कमरा था जहां अहमद साहब की वालदा रहती थी। ये कमरा इस दिन से हमेशा मुकफिल किया जाता था जब से छोटी बेटी शाइना वहां बातें करने लगी थी। ये दरवाजा क्यों खोल दिया हानिया ने, ये सोचती मैं कमरे के पास आ गई। हानिया, कहाँ हो आप? मैंने आवाज दी, साथ ही दरवाजा खुला। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में आहट सुनी। कमरा खाली था। कमरे के वस्त में बेड बिछा था। इसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी खिड़की थी। बेड की दूसरी तरफ एक दीवार गिर अलमारी थी। आहट वहीं से सुनाई दे रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। हानि, आप यहाँ हो? मैंने इसके हैंडल को छुआ। इसी वक्त मेरे पाँव पर किसी ने हाथ रखा। हानिया हमेशा बेड के नीचे छुपकर खेलती थी। मैंने देखे बिना कहा, ये खेलने का वक्त नहीं है। इस दम पीछे से आवाज आई, आप ही, मैं यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो हानिया दरवाजे में खड़ी थी। तो ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक सफेद सा बाजू नजर आया और मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह दौड़ती हुई नीचे आ गई। हानिया मेरे साथ थी। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा भी, मैंने हानिया से कहा और शाइना को उठाना चाहा, मगर सोफा खाली था। शाइना वहां नहीं थी। शाइना के गायब होने से मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं चीख चीख कर इसे आवाजें देने लगी। हानिया भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी। मेरा जहन माऊफ हो गया था। हानिया मुझसे लगकर रोने लगी। इसे रोता देखकर मैंने खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों की निगरान थी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दे सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चों की हिफाजत करनी होगी। मैंने आंसू पोंछ डाले। हानिया को साथ लेटा लिया, इसको तसल्ली दी और कहा कि हमें शाइना को ढूंढना है। हम इसे पूरे घर में तलाश करेंगे, वो कहीं नहीं जा सकती, वो यहीं होगी इसी घर में। ये सब समझाने के बाद हमने शाइना को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के अलावा एक स्टडी रूम भी था। मैं वहां गई। हानिया भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहां कोई ना था। मैंने शाइना को आवाज दी मगर कोई जवाब न मिला। हानिया बाहर निकल गई, मैं इसके पीछे ही बाहर आ गई। मैंने सोचा फोन करूं और मिसेज अहमद को ये सब बताऊं, मगर वो मेरी बात का यकीन न करती और शाइना का ख्याल न रखने के लिए उल्टा मुझे सरजनिश करती। मैंने शाइना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कहाँ जा सकती है? कहीं अपनी दादी अम्मा के कमरे में तो नहीं चली गई? ये ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस कमरे में ही वो हाथ दिखाई दिया था, मगर बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ न करती। मैं सीढ़ियों के करीब आई और इस वक्त मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। शाइना वो ऊपर थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। हानिया मुझे रोकना चाहती थी, मगर मैंने इसे वहीं रुकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। राहदारी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं वहीं खड़ी सुनने की कोशिश कर रही थी कि आवाज कहाँ से आई थी। इसी वक्त मैंने दोबारा रोने की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल मध्यम सी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई कमरे के करीब आई। वही खौफनाक कमरा। मैंने दरवाजे से कान लगाया। आवाज अंदर से आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया, मगर वो ना घुमा। दरवाजा लॉक था। मेरा सर भारी होने लगा। ये दरवाजा खुला था जब मैं और हानिया नीचे भागी थी, मगर अब ये लॉक था और छोटी बेटी शाइना अंदर थी। इसे खोलना होगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा दर किया, मगर वो ना खुला। रोने की आवाज बंद हो गई। मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा। इसी वक्त राहदारी के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक रूह नजर आई जो शायद लारा की माँ थी। इस मंजर की याद मुझे उम्र भर दहलाती रहेगी। वो एक औरत थी, मगर इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें बिल्कुल सफेद और लिबास मटियाला जिस पर खून के धब्बे स्याह हो चुके थे। इसने मुझे देखा और खौफ से मेरी हालत गैर होने लगी। वो जमीन पे नहीं थी बल्कि छत से लगी थी। इसके पांव हवा में थे। इसी वक्त हानिया भी ऊपर आ गई। इसने फलक शुगाफ चीख मारी और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने अचानक इस कमरे का दरवाजा खुला और हानिया एक झटके से इसमें चली गई। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी चीख गले में घुट कर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी। इस वक्त वो मेरे कान के करीब चिल्लाई, लो, इसे हमें अकेला छोड़ दो। वो तो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो हानिया की चीख की आवाज थी। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। यहाँ तक ये वाकयात आलिया ने मुझे सुनाए। हम जब खाने के बाद घर पहुंचे तो गाड़ी से निकलते ही हमें हानिया की चीखें सुनाई दी।
मैं और मेरे शौहर गाड़ी बंद करना भूलकर घर के अंदर भागे। देखा तो आलिया सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी और इसके माथे से खून बह रहा था। हानिया और शाइना ऊपर चिल्ला रही थी, साथ ही दरवाजा पीटने की आवाजें भी आ रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। आलिया की हालत काफी खराब थी। मेरे शौहर ने एम्बुलेंस को फोन किया और मैं ऊपर भागी। ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरी सास के कमरे से बच्चों की आवाजें आ रही थी। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर दोनों बच्चियां बंद थी। रो रो कर बुरा हाल था। हानिया के बाएं गाल पर नील पड़ा था और होंठ भी फटा हुआ था। इसने मुझे देखा तो रोती हुई मुझसे लिपट गई। शाइना जमीन पर लेटी थी, इसके हाथ में एक डायरी थी। मैंने इसे गोद में लिया और नीचे आ गई। आलिया के लिए एम्बुलेंस आ गई थी, वो अभी तक बेहोश थी। हानिया से देखकर आपी चिल्लाने लगी। आपी को क्या हुआ, वो मुझसे पूछ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल चले गए। आलिया की वालदा को इत्तला दे दी थी कि वो भी वहां आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि आलिया को गहरी चोटें नहीं हैं, वो जल्द ठीक हो जाएगी, और हानिया को भी दवा दी। हानिया ने मुझे बताया कि दादी अम्मा इसे कमरे में ले गई थी और शाइना को भी। हमने वहां यही कहा कि दोनों सीढ़ियों से गिर गई थी। शाइना के पास जो डायरी थी वो मेरी सास मरहुमा की थी। इसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को कातिल का सुराग न मिल सका। बाद में मालूम हुआ कि बाप इन दोनों का कातिल था। इनकी रूह अब तक वहीं थी, वो वहां किसी को आबाद नहीं देख सकती थी। मेरी सास ने एक रूहानी अमल के जरिए इनको अपने कमरे तक महदूद रखा था, मगर इनकी वफात के बाद वो बच्चियों पर हावी होने लगी थी। दूसरे रोज आलिया ने जब ये सब वाकयात सुनाए तो मुझे अपनी सास की बात याद आई, यहाँ से चले जाना, यहाँ मत रुकना। आलिया ने जो किया मैं इसका बदला नहीं दे सकती। इसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने इसी हफ्ते मकान बदल लिया। इस अरसे में भी बच्चों के साथ एक मिलने वालों के घर रही। मेरी बच्चियां और आलिया आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आलिया और इसकी वालदा हमारे घर के फर्द की तरह हैं।